हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। ब्राउन ने शिक्षा के अभिकरणों को कितने भागों में बांटा है, प्रत्येक का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है कि ब्राउन का शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण। दोस्तों देखो, ब्राउन महोदय जो थे उन्होंने शिक्षा को कितने भागों में बांटा है, उसको कितने भागों में उसका वर्गीकरण किया है, क्लासिफाई किया है उसका, इसके बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, तो ब्राउन्स क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। दोस्तों आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ जो भी क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है, शायद आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे पता नहीं चलता है। अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा ये जान करके कि आप लोगों को सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैं हर एक लाइन को बिल्कुल पूरा अच्छी तरीके से डिफाइन कर करके बताती हूँ, खोल के बताती हूँ, समझाती हूँ। इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, उसके लिए सॉरी, बट समझने के लिए इतना तो ज़रूरी होता है। कोई कोई क्वेश्चन बहुत लंबा होता है तो हो जाता है, इसके लिए तो ये करना ही पड़ जाता है। पढ़ना है तो पढ़कर समझने के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि रटने के लिए। तो ये आप अगर आगे चल के टीचर बनोगे, इसीलिए तो आप बीएड कर रहे हो, तो आपको समझना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है कि कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सारा सब कुछ कीजिए। ठीक है, इससे मुझे भी और भी हौसला मिलेगा और भी अच्छी तरीके से मैं और आपको पढ़ाऊंगी और भी ज़्यादा एफर्ट लगाऊंगी अपनी। तो चलिए आज हम ये क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ठीक है, ब्राउन महोदय ने शिक्षा के ब्राउन्स क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ब्राउन महोदय ने शिक्षा के समस्त अभिकरणों को 4 वर्गों में विभाजित किया है: अनौपचारिक, अनौपचारिक, व्यावसायिक और अव्यावसायिक। देखो, इन्होंने भी वही जो कल हमने पढ़ा था वही आज इन्होंने भी वही किया है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि हमने जो है कि अनौपचारिक शिक्षा में जो है कि व्यवसाय और ये वो सब कुछ ले लिया था, लेकिन इन्होंने जो है कि उसको क्लासिफाई कर दिया है, वर्गीकृत कर दिया है। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, व्यवसायिक को अलग कर दिया, क्योंकि व्यवसाय से भी, बिजनेस से भी रिलेटेड हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। और अव्यवसायिक शिक्षा भी है, जो कि और किसी चीज से रिलेटेड होता है, तो जो कि हम आगे पढ़ेंगे। चलिए हम आज ये जो ये पहला जो है ऑप्शन सॉरी जो पॉइंट है, शिक्षा के औपचारिक अभिकरण। तो क्या है कि ब्राउन महोदय के अनुसार इस वर्ग में अभिकरण आते हैं जिसका निर्माण कोई समाज बच्चों के ज्ञानवर्धन और व्यवहार को प्रभावित करने की दृष्टि से ही करता है, जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, संग्रहालय, आर्ट गैलरी और धार्मिक संस्थाएं। मतलब इनका भी वही कहना है कि ये जो औपचारिक शिक्षा है, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, लाइब्रेरी और संग्रहालय, आर्ट गैलरी, जो पेंटिंग वगैरह वाला जो गैलरी होता है, आर्ट गैलरी और धार्मिक संस्थाएं, इन सब में जो है कि बच्चों के जो है कि ज्ञानवर्धन और व्यवहार को प्रभावित करने की शिक्षा दी जाती है। किसमें? औपचारिक शिक्षा में। और ये हमने क्या पढ़ा था? औपचारिक शिक्षा एक समय, इसमें जो है कि समय क्या होता है? निश्चित होता है, निश्चित समय अवधि में इसको दी जाती है। और इसमें जो है कि सिलेबस से के ही अकॉर्डिंग हम लोगों को शिक्षा दी जाती है। ठीक है, और अनौपचारिक शिक्षा में क्या हो जाएगा कि अनौपचारिक शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण। ब्राउन महोदय के अनुसार इस वर्ग में वे अभिकरण आते हैं जिनका निर्माण कोई समाज बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देने के लिए नहीं करता, पर वे किसी न किसी रूप में बच्चों को प्रभावित करते हैं, जैसे परिवार, खेल समूह और समाज तथा राज्य। ठीक है,
मतलब कि औपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि मेन हमारा टारगेट हम पढ़ने के लिए ही स्कूल में जाते हैं, ना कि टाइम पास करने के लिए, खेलने कूदने के लिए, ठीक है। तो मेन औपचारिक शिक्षा में जो है तो हम लोगों को पढ़ना ही होता है, और उसी के लिए मेन स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटीज बनाई गई है, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ क्या करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी ये तो जो है कि मैंडेटरी हो गया पढ़ना, ठीक है। औपचारिक शिक्षा में हम मतलब कि हमको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे मन हो या ना हो, मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि हम शिक्षा उस तरह के ग्रहण करते हैं जिसमें कि कोई बुक वगैरह नहीं होता। ये हमारे जो है कि ज्ञान को या तो हम लोग को के व्यक्तित्व के को, हमारे पर्सनालिटी को बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए, या फिर हमारे चरित्र का विकास करने के लिए, या फिर अनौपचारिक रूप से किसी भी तरह से कुछ सीखने के लिए, कुछ गुण हुनर, हाथ का जो हुनर होता है। औरतें क्या करती हैं, कसीदाकारी जानती हैं, फूल फूल वगैरह बनाना जानती हैं, तो वो लोग क्या करती हैं, एक दूसरे से ये सब चीज, स्वेटर बुनना जानती है, तो ये सब चीज क्या होता है कि एक दूसरे से शेयर होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये भी एक तरह का घरेलू उद्योग वाला शिक्षा है, ठीक है। तो ये सब शिक्षा हमको कहाँ से प्राप्त होती है, घर से, परिवार से, ठीक है। और जैसे बच्चे खेलने के लिए खेल के मैदान में जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोगों को दूसरे जो कोच होते हैं उनसे हमको जो है कि खेल से रिलेटेड बहुत सारी जो है कि जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। समाज में जो हमारे आसपास के जो लोग रहते हैं, समाज के लोग, ठीक है, तो उनसे हमको जो है कि समाज में किस तरह से सबके साथ मिल करके रहा जाता है, और हमारी सांस्कृतिक जो भी संस्कृति से रिलेटेड हम लोगों को जो भी कार्य होता है, किस तरह से मिलजुल करके किया जाता है, इन सब के बारे में हम जागरूक होते हैं। हमारी संस्कृति से रिलेटेड भी शिक्षा हमें समाज से मिलती है, ठीक है। फिर राज्य के बारे में जानते हैं, हाँ, इधर उधर से जानते हैं, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर, इन सब से, मैगजीन से, इन सब से हम राज्य, देश, दुनिया की बातें जानते हैं। तो ये अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। अब जो है कि व्यावसायिक शिक्षा है। अब शिक्षा के व्यावसायिक अभिकरण में क्या होता है कि ब्राउन महोदय ने इस वर्ग में उन साधनों को रखा है जिनका निर्माण व्यावसायिक दृष्टि से किया जाता है, पर वे हमारी शिक्षा के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, नृत्य गृह, नाट्यशाला और चलचित्र। मतलब जो है कि ब्राउन महोदय ने जो है कि व्यावसायिक अभिकरण में उन साधनों को रखा है जिसमें से समाचार पत्र, पत्रिकाएं हैं, नाटक का मंच है, और टेलीविज़न है, नृत्य गृह है, यानी कि डांस के सीखने के लिए भी आजकल के बच्चे का क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का शौक क्या है, सिंगिंग सीखना, डांसिंग सीखना। इन सब क्लास को सीखने के लिए माँ बाप उनको एक्स्ट्रा मतलब कि उनके स्किल्स को देखते हुए, उनकी रुचि को देखते हुए, इंटरेस्ट को देखते हुए वो इन सब क्लासेस में भेजते हैं, ठीक है। तो ये सब है। कोई कोई एक्टिंग क्लास में जाता है, जिस बच्चे को एक्टिंग का शौक है, एक्टिंग क्लास में माँ बाप भेजते हैं। चलचित्र, जैसे कि टेलीविज़न में जो सीरियल्स वगैरह आता है वहाँ पर जा करके बच्चे एक्टिंग करते हैं, या टीवी में फिल्म वगैरह में एक्टिंग करते हैं। तो इन सब जगह से भी जो है कि व्यावसायिक, ये सब क्या है, जा करके एक्टिंग करेगा इसमें जो है कि सीरियल्स वगैरह में या फिल्म में, तो उससे उसको पैसा मिलेगा। कहीं नाटक में भाग ले रहा है, तो जैसे कि कोई सिंगिंग करके इंडियन आइडल में आता है,
छोटा बच्चा लोग आजकल क्या होता है, इंडियन आइडल में या सारेगामा में बच्चे लोगों को माँ बाप भेजते हैं, तो वो क्या है, स्कूल से हट करके एक्सटर्नल चीज़ है जहाँ पर भी वो शिक्षा का ज्ञान ले रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ उनके साथ जितने भी बच्चे रहते हैं और उनके फैमिली के लोग रहते हैं, जजेस रहते हैं, उन सब से भी उसको जो है कि शिक्षा के साथ साथ और भी बहुत सारी ज्ञान प्राप्त होती है। तो इससे क्या होता है, वो पैसे भी कमा रहे होते हैं, है ना। तो ये व्यावसायिक एक साधन ब्राउन महोदय ने इसके बारे में बताया है, ठीक है। उनके अनुसार ये ऐसे साधन है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं और आचरण को प्रभावित करते हैं, है ना। जैसे उन्होंने इसीलिए इस मतलब कि उनके अनुसार ये ऐसे साधन है, मतलब कि जो व्यावसायिक अभिकरण है, ये ऐसे साधन है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से जो है कि इंसान को, लोगों को उसके ज्ञान में वृद्धि करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है, और उनके आचरण को प्रभावित करते हैं। मतलब कि जब बच्चा इन सब जगहों में जाता है तो वहाँ से अच्छी अच्छी बातें सीखता है, तो उससे उसके आचरण में क्या होता है, विकास होता है। वो एक स्किल्स सीख करके आगे के लिए वो अपने जो भी उसका जो हुनर होगा उस हुनर को सीख रहा है, ताकि बड़ा होकर करके वो उसमें करियर बना सके। हाँ, करियर से रिलेटेड वो हुनर सीख रहा है। तो ये क्या हो गया कि ये व्यावसायिक रूप से उसको एक उसकी रोजी रोटी के कमाने का व्यवसाय का रास्ता है, ठीक है। तो ये एक तरह से शिक्षा भी है जो कि जो है कि प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष रूप से भी उसको शिक्षा मिल रही है। उससे उसका चरित्र का विकास हो रहा है, उसके बौद्धिक विकास हो रहा है, उसके व्यवसाय उसको मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक शिक्षा के व्यवसाय का अभिकरण, ये भी एक पॉइंट है ब्राउन महोदय के अनुसार, ठीक है। तो हमारा ये 3 पॉइंट क्या था कि शिक्षा के औपचारिक अभिकरण जिसमें स्कूल कॉलेज आ गया, शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण जिसमें कि खेल, परिवार और जो है कि क्या बोलते हैं, खेल का समूह, समाज, राज्य, ये सब आ गया। फिर शिक्षा के व्यावसायिक अभिकरण में वही हो गया, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन और जो है कि जो नृत्य गृह है, नाट्यशाला है और चलचित्र है, हाँ, ये सब चीज़ है, ठीक है। तो इसको जो है कि आप आराम से कहें कि इंडियन आइडल में बच्चे आते हैं, एक्टिंग क्लास के लिए आते हैं, डांसिंग क्लास में आते हैं, हाँ, तो इन सब से भी आकर करके बच्चे वहाँ पर भी अपने अच्छी अच्छी बातों को लोगों से सीखते हैं। बड़े बड़े जजेस आते हैं, वो इतने बड़े हैं, वो उनको अपना जो है कि अपना अनुभव बताते हैं, जिससे कि बच्चे भी उस अनुभव के साथ अच्छा कुछ सीखने और करने का अपने अंदर जो है कि भावना रखता है, योग्यता बढ़ाता है अपना, ठीक है। तो ये हो गया। अब कुछ सुनते हैं और टेलीविजन, नृत्य गृह, नाट्यशाला और चलचित्र पर जो कुछ सुनते हैं और देखते हैं, उन सब से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हमारा आचरण प्रभावित होता है, ठीक है, वही बात है। उसके बाद आज इन सब साधनों का प्रयोग नियोजित शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जाता है। समाज की आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति के साधनों पर प्रचार आज प्राय इन्हीं साधनों के माध्यम से किया जाता है। हाँ, तो आज जो चल रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है कि मतलब कि जो हमारे समाज की जो आवश्यकताओं की पूर्ति है, जो हमारे समाज में जो भी पैसे वैसे से रिलेटेड जो भी स्किल्स की, जो भी हमें, जिस बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, हम उसे इन्हीं सब जगहों पे जा करके अपने बच्चों को उस चीज़ का हुनर देते हैं और वो उससे अच्छी बातों को सीखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि आज जो है कि इन्हीं सब चीज़ों से समाज की आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति के साधन ये सब बन गए हैं, ठीक है।
इन्हीं साधनों के माध्यम से ये सब जो सामाजिक आवश्यकता पूरी होती है। आज रेडियो, टेलीविजन और चलचित्र के द्वारा देश विदेश के समाचार और विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रसारण भी नहीं होता, अपितु भाषा, इतिहास, भूगोल, विज्ञान और अन्य विषयों की शिक्षा कक्षाओं के लिए विभिन्न विषयों में पाठ्य शिक्षण का प्रसारण होता है। इससे न केवल विद्यार्थी ही सीखते हैं, अपितु अध्यापक भी पाठ्य शिक्षण की नई नई विधियों से परिचित होते हैं। हमारे केंद्रीय और प्रांतीय सभी सरकारें शैक्षिक चित्र बनाने के लिए भी प्रयत्नशील है। इन चित्रों के माध्यम से हम शिक्षा भी देने लगे हैं। देखो, YouTube पर भी और रेडियो, टेलीविज़न, चलचित्र में क्या होता है कि इन सब के जरिए जो कि शिक्षा बच्चों को घर में जो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। उससे जो है कि बच्चे स्कूल से भी ज़्यादा बच्चे इन सब चीज़ों से सीखते हैं। जैसे कि यूट्यूब पे, जैसे कि कोई अब क्या होता है, यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। जैसे कि अभी ये आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो जो भी आपके कॉलेज में पढ़ाई हो रही है उसके अलावा आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हो, सीख रहे हो, ताकि आपको इन सब क्वेश्चंस के बारे में अच्छी तरीके से और ज़्यादा जानकारी मिल जाए। जो भी वहाँ पर नोट्स लिखा हुआ है, मान लो आप वहाँ पर नोट्स मतलब पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे हो, या फिर जाते हो और समझ में आता है या नहीं आता है, कुछ समझ में आया कुछ नहीं आया, लेकिन आप जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तो आप क्या करते हो कि ये फिर तो आप वो क्लास थ्योरी स्कूल और कॉलेज के नहीं ले सकते हो। फिर क्या करोगे, आपको तो ऑनलाइन ही क्लास में अपने जो भी डाउट्स वगैरह हैं, जो भी क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने के लिए उन क्लास को देखना पड़ेगा, ऑनलाइन क्लास लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना। तो इससे क्या होता है कि आपका जो है कि मनोरंजन के साथ साथ आप कुछ सीखने के लिए भी उत्सुक हो जाते हो, ठीक है। और आप खेल खेल में, खाते पीते, चलते फिरते कान में हेडफोन लगा करके आराम से पढ़ भी लेते हो। तो ये एक अच्छा साधन बन गया है जिसका उपयोग अब जो है कि शैक्षिक चित्र बनाने के लिए भी किया जाता है। मतलब शिक्षा के अंदर भी इस चीज़ को यूज़ करने का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। जो कि शिक्षा के लिए एक अच्छा और योग्य साधन माना जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि शिक्षा के अव्यावसायिक साधन क्या है। तो शिक्षा के अव्यावसायिक अभिकरण में क्या हो जाएगा कि इस वर्ग के अंतर्गत ब्राउन महोदय ने उन अभिकरणों को रखा है जिनका निर्माण समाज की सेवा के लिए किया जाता है। देखो, जैसे कि कोई भी औरत है तो उन औरतों को जैसे कि पीड़ित किया जाता है, तो ये जो है कि अव्यावसायिक अभिकरण में उन सब औरतों के लिए जो महिला सेवा जो केंद्र बनाया गया है, इसके लिए वहाँ पर उन सभी औरतों को जो है कि सेवा प्रदान की जाती है, ठीक है, जिससे कि उनको अव्यावसायिक अभिकरण प्राप्त होते हैं, ठीक है, शिक्षा प्राप्त होता है अव्यावसायिक रूप से, ठीक है। इस वर्ग के अंतर्गत ब्राउन महोदय ने उन अभिकरणों को रखा है जिनका निर्माण समाज की सेवा के लिए किया जाता है। मतलब कोई कोई काम ऐसे भी होते हैं जिसके लिए कोई पैसा कमाने के लिए नहीं करता, बल्कि एक दिल से सेवा करते हैं। जैसे कि डोनेशन देते हैं लोग किसी भी अनाथालय के लिए, महिला आश्रम के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, या फिर जो छोटे बच्चे, अनाथ बच्चे हैं, उनके एजुकेशन के लिए, हाँ, तो या फिर औरतों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो इस तरह का जो काम होता है ये व्यावसायिक नहीं होता है, ये इसके पीछे सिर्फ एक अच्छा नियत होता है, ठीक है, जो सेवा के लिए होता है लोगों के, ठीक। तो यही है
कि इस वर्ग के अंतर्गत ब्राउन महोदय ने उन अभिकरणों को रखा है जिनका निर्माण समाज की सेवा के लिए किया जाता है और जिनका ना तो व्यावसायिक दृष्टि से निर्माण किया जाता है और ना ही उनका प्रयोग किसी व्यावसायिक कार्य के लिए किया जाता है। ठीक है। इस वर्ग में उन्होंने खेल संघ, समाज कल्याण केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, युवक कल्याण संगठन, स्काउट संस्था आदि को रखा। जैसे कि अभी हमने कहा ना कि समाज सेवा केंद्र रखा और प्रौढ़ शिक्षा मतलब कि वृद्धाश्रम और प्रौढ़ शिक्षा जैसे कि बूढ़े बुजुर्ग को पढ़ाने लिखाने का भी एक केंद्र बनाया गया है। और अनाथालय में जो बच्चे लोग रहते हैं उन लोगों के पढ़ने लिखने, कोई कोई बच्चे को देखो अनाथ आश्रम में ही पढ़ लिख कर करके इतना बड़ा इंसान बन जाता है, डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ बनता है। तो ये सब किस तरह से बनता है? डोनेशन के जो लोग डोनेशन देते हैं उन आश्रम को, उनके जरिए बनता है। तो ये एक व्यावसायिक तो काम है नहीं, ये क्या है, एक सेवा के भाव से इंसान किसी भी संस्था को जो है कि हेल्प करता है और वहाँ पर रहने वाले बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द सबको जो है कि फायदा होता है और सुविधा प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये है। ठीक है। तो ये सभी अभिकरण बच्चे का समाजीकरण करने में बड़ी सहायता करते हैं। इनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने वाले समाज सेवा का सच्चा पाठ पढ़ते हैं और उनके कार्यों से अन्य लोग भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से सामाजिक आचरण की शिक्षा प्राप्त करते हैं। देखो ये जो लोग जो है कि सामाजिक सेवा करते हैं उनसे इन सब के ऊपर और साथ साथ हमारे ऊपर भी ये अच्छे काम करने का जो है कि असर पड़ता है। हम भी चाहते हैं कि हम जो कुछ भी कमा रहे हैं उसमें से कुछ ऐसे संस्था को डोनेट करें जहाँ पर कि गरीब बच्चे रहते हैं, जिनके पढ़ने लिखने के लिए अनाथ बच्चे हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, उनके पढ़ने लिखने के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए, जो बूढ़ी औरतें हैं जिनके बच्चे ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया है, वो एक वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग, तो इन सब के लिए जो है कि ऐसे ही समाज सेवक लोग जो होते हैं, ठीक है, जो लोग इन सब की सेवा के लिए कुछ ना कुछ पैसे डोनेट करते हैं, जो कि इन लोगों के लिए एक सहायता का काम करते हैं और इससे उनका भी अच्छा गुजर होता है, अच्छा काम चलता है। ठीक है। और ये लोग भी अच्छे समाज सेवा का कार्य जो भी लोग ये सब करते हैं, तो वो वहाँ पर रहने वाले लोग भी समाज सेवा के लिए जो इन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार होते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो हमें भी इन सब से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, ताकि हमारे देश में क्या है कि ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो हमें अपने कमाए हुए कुछ भी परसेंट जो है कि उन सब को डोनेट करना चाहिए, जिस भी संस्था या जो है कि समाज सेवा केंद्र में किसी भी अच्छे जहाँ पर अच्छा काम हो रहा होता है। क्योंकि देखो इसमें भी बहुत भ्रष्टाचार तो हर जगह है, लोग देते हैं पैसे लेकिन उस तरह का काम नहीं होता है। बहुत ऐसे जगह हैं, लेकिन बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पर भले ही किसी को बहुत कम डोनेशन मिलता है, लेकिन वो लोग बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर रहने वाले जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी अच्छी ट्रीटमेंट करते हैं, उनका सेहत का उनका अच्छा से ख्याल रखा जाता है। और साथ ही जो कोई अनाथालय में बच्चे रहने वाले हैं वहाँ पर उनके पढ़ने लिखने का और साथ ही साथ उनके एक्टिविटीज़ पर भी पूरी ध्यान दी जाती है। और जो महिलाएं हैं जो किसी न किसी तरीके से पीड़ित हैं, तो उनको भी इस तरह के वो लोग भी इस तरह के महिला आश्रम में रहते हैं, जिससे कि उनको भी इन सब से फ़ायदा मिलता है, वो भी अपना कुछ कर पाती हैं। उनके वहाँ पर भी उनको जो है कि घरेलू उद्योग से रिलेटेड कुछ काम दिया जाता है, जिससे कि ये लोग भी अपना कुछ इनकम करती हैं। ठीक है। तो ये
ये सब क्या होता है, एक समाज सेवा का कार्य होता है, जिससे कि हम भी प्रभावित होते हैं कि हम भी अपने समाज के कल्याण के लिए कुछ न कुछ रुपये डोनेट करते रहें, जिससे कि हमारे अंदर का भी जो है कि इससे क्या होता है, हमें एक अच्छा सुकून मिलता है। और मुझे हम लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हम किसी के काम आ पाए, किसी के पढ़ने में, किसी के बूढ़े लोग के जान बचाने में, किसी के महिला के किसी के अच्छे काम के लिए। कोई क्या होता है कि बहुत सारी लड़कियों का शादी करवा देते हैं, ठीक है। एक मतलब बहुत सारी लड़कियां एक साथ 1000, 2000, 3000 इस तरह का एक ही मंडप में मतलब कि बहुत सारे लोग का एक साथ शादी किया जाता है। तो ये भी क्या होता है कि जो लड़कियां इस तरह की हैं जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है, तो इनके लिए कोई समाज सेवा का कार्य इस तरह का भी होता है कि जो है कि इन सब की शादियां कराई जाती है, अच्छे जगहों पर की जाती है, ठीक है। तो ये सब भी एक समाज सेवा का कार्य होता है। इससे भी हमारे अंदर समाज के लिए सेवा करने की भावना उत्पन्न होती है, हम लोग भी एक अच्छे इंसान बनते हैं, ठीक है। हमारे अंदर भी सामाजिक भावना विकसित होती है, हमारे अंदर एक अच्छे इंसान का गुण विकसित होता है, हमारे चरित्र का विकास होता है, हमारे पर्सनालिटी का विकास होता है। हम कहीं ना कहीं एक अच्छे इंसान बनने की इस तरह से कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर भी किसी दूसरे के हेल्प की भावना हो, ठीक है। सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, हम किसी और के भी बारे में सोचें, ठीक है। तो ये ही है ब्राउन महोदय का शिक्षा के अव्यवसायिक अभिकरण, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, चारों पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। आप एक बार इसको फिर से एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ये कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, ठीक है। तो और आगे क्या है कि पढ़ाते पढ़ाते थक जाती हूँ। तो एक स्पष्टीकरण क्या है कि अब स्पष्टीकरण करा जा रहा है कि ब्राउन महोदय ने भी शिक्षा के अभिकरणों और शिक्षा के साधनों में भेद नहीं किया है। मतलब ब्राउन महोदय ने शिक्षा के अभिकरणों और शिक्षा के साधन, अभिकरण क्या है और साधन क्या है, इसमें भेद नहीं किया है। यूं तो अनेक विद्वान आज भी ब्राउन के उपर्युक्त वर्गीकरण से सहमत हैं और अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में इन्हें स्थान भी मिला हुआ है, लेकिन हमारी दृष्टि से यह एक भूल है। शिक्षा जगत के विद्वानों को इस भूल का सुधार कर लेना चाहिए। मतलब कि इनका स्पष्टीकरण ये हो रहा है कि जो ब्राउन महोदय ने जो शिक्षा के अभिकरण और शिक्षा के साधन क्या है, साधन है हमारा औपचारिक और अनौपचारिक साधन, और उसको जो है कि ये अभिकरण बताया है, और अभिकरण और साधन में वो सही तरीके से इनके हिसाब से भेद नहीं कर पाए हैं। लेकिन फिर भी ब्राउन महोदय का वर्गीकरण जो भी इन्होंने किया है, ब्राउन महोदय का, उनको सभी विद्वान अच्छे तरीके से मानते हैं, क्योंकि ये सही वर्गीकरण है, इसलिए सहमत है इनसे। और अनेक विश्वविद्यालयों में इसी तरह के पाठ्यक्रम में इन्हें स्थान भी मिला हुआ है। लेकिन हमारी दृष्टि से यह एक भूल है। मतलब भूल इसलिए है क्योंकि इन्होंने अभिकरण और साधन में अंतर नहीं ठीक तरीके से बताया है, ठीक है। भूल है और इसको कहा जा रहा है कि इसको सुधार करना, इसके लिए सुधार कर लेना चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है। तो अब इसका उपसंहार क्या है कि शिक्षा के अभिकरणों के उपर्युक्त तीनों वर्गीकरणों के पीछे ना तो कोई ठोस आधार है और ना ही उनके अनुसार यथा अभिकरणों के बीच कोई तार्किक सीमा है। ब्राउन द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण तो बड़ी भ्रामक है। उन्होंने तो शिक्षण साधनों को भी शिक्षा के अभिकरण मान लिया है।
बोला ना कि अभी वो शिक्षा के अभिकरण और साधन को एक ही जैसा मान रहे थे, ये भी बात वही लिखा हुआ है कि शिक्षा के अभिकरण और साधन दोनों को एक ही मान लिया है। हमें साधनों से काम लेना चाहिए। आज हमें शिक्षा शास्त्र का विकास केवल पाश्चात्य शिक्षा साहित्य के आधार पर ही नहीं करना चाहिए, अपितु अपने भारतीय साहित्य और अपने अनुभवों को भी उसका आधार बनाना चाहिए। यदि हम अपनी बुद्धि से काम ले तो इस प्रकार की अनेक भूलों का सुधार संभव है। मतलब इनका ये कहना है कि ब्राउन महोदय ने जो इन तीन नहीं 4 वर्गीकरण किया है, चारों वर्गीकरण को जो है कि उसके पीछे कोई ठोस वजह इनको नजर नहीं आ रही है। उन्होंने जो वर्गीकरण किया है वो जो है कि अभिकरण और साधन दोनों को एक ही मान रहे हैं, जबकि अभिकरण अलग है और साधन अलग है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने शिक्षण साधनों को भी शिक्षा के अभिकरण मान लिया है। हमें सावधानी से काम लेना चाहिए और उन्होंने तो शिक्षण साधनों को भी शिक्षा के अभिकरण मान लिया। हमें क्या करना चाहिए? सावधानी से काम लेना चाहिए, ताकि हम ये देख सकें कि जो अभिकरण है वो साधन भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में चर्चा तो होनी चाहिए। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोनों को एक ही मान लिया। ठीक है, आज हमें शिक्षा शास्त्र का विकास केवल पाश्चात्य शिक्षा साहित्य के आधार पर ही नहीं करना चाहिए। मतलब हम जो शिक्षा का जो अध्ययन कर रहे हैं वो हम सिर्फ आगे के लिए ही सोच करके नहीं करते हैं, अपितु जो हमारे पीछे गुजर चुका है उससे भी रिलेटेड हम जो है कि शिक्षा का अध्ययन करते हैं। हम क्या करते हैं? हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है, सिविक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम जो हमारे पीछे जो बीती हुई कहानियां हैं, शिक्षाएं हैं, तो उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सिर्फ हम आगे के बारे में तो नहीं देख सकते, हम पीछे आगे हर टाइम से रिलेटेड जब भी जो भी परिवर्तन होता रहा है वो हम मतलब पाश्चात्य शिक्षा के साथ साथ प्राचीन शिक्षा को भी लेकर करके चलेंगे। ठीक है, तो यदि हम अपनी बुद्धि से काम लें तो इस पर अनेक भूलों का सुधार संभव है। तो हम अगर अच्छी तरीके से इन ब्राउन महोदय के बारे में अध्ययन करें तो इससे हम जो है कि बहुत सारा भूल है इस जो भी अभिकरण 4 बताए हैं उन्होंने, उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि ब्राउन महोदय ने शिक्षा के अभिकरणों को कितने भागों में बांटा है, इसका हमको वर्गीकरण करना है या स्पष्ट करो कितने भागों में बांटा है। तो 4 भागों में बांटा है। पहला क्या हुआ कि शिक्षा के औपचारिक अभिकरण, फिर दूसरा हो गया शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण, फिर तीसरा हो गया शिक्षा के व्यावसायिक अभिकरण और फिर चौथा हो गया शिक्षा के अव्यावसायिक अभिकरण। देखिए पॉइंट याद हो गया ना कि पहला क्या था? शिक्षा के औपचारिक, शिक्षा के अनौपचारिक साधन एक ही है, बस औपचारिक, अनौपचारिक, व्यावसायिक और व्यावसायिक। ये देखिए, ये दिमाग रखिए, बस पॉइंट बन गया। अब पॉइंट कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड जो है कि कुछ स्पष्टीकरण किए गए हैं और उसके बाद फिर उपसंहार किया गया। ठीक, स्पष्टीकरण में यही किया गया कि शिक्षा का जो साधन और जो वर्गीकरण था वो एक जैसा बना दिया गया, जिससे कि बहुत सारे लोग इसे सहमत भी हैं, क्योंकि इसको जो है कि विद्यालय में इसके लिए बड़े बड़े विश्वविद्यालय शिक्षण संसाधनों में जो है कि इसको यूज करा जाता है। और लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे चीज है जिससे कि इस पर भी अभी भी गौर किया जा सकता है। ठीक है,
और उपसंहार में भी वही किया गया है कि जो है कि जो भी 4 वर्गीकरण किए गए हैं उसमें जो है कि पाश्चात्य शिक्षा के ही बारे में हम जान करके तो अपनी शिक्षा का विकास नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने इतिहास के भी बारे में जानेंगे, हम अभी के प्रेजेंट के भी बारे में जानेंगे और आने वाले कल में क्या होने वाला है फ्यूचर के भी बारे में जानेंगे। तो इस तरह की शिक्षा का हम ग्रहण करेंगे और यही सब है। तो ये पॉइंट तो आपको याद हो गया होगा और क्वेश्चन का आंसर भी बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, अभी जस्ट ही याद हो गया होगा। ठीक है, तो ब्राउन महोदय का जो था क्वेश्चन यही था। अब आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि जो क्वेश्चन भी मैं पढ़ाऊं उसके पॉइंट्स वगैरह इस तरह से बता दूं कि आपके जहन में हमेशा के लिए रह जाए, कभी भी भूले नहीं। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, मेरे पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से 100 से 200% समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए और सर्दी बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा बाहर मत घूमिए और पढ़ाई कीजिए। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लाना है और मेरे वीडियोस को देखिए, समझिए। आप घर की जो लड़कियां हैं जो शादीशुदा हैं वो क्या कर सकती हैं, हेडफोन कान में लगा करके काम करते करते में भी मेरे वीडियोस को सुन सकती हैं। वो बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपने घर में सब लोगों का ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।